हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर एक बहुत ही करंट टॉपिक को लेकर डिबेट हो रहा है, जिसमें वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो जुडिशल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, हायर जुडिशल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं। ये लोग सीनियर स्टूडेंट हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो वन नेशन वन इलेक्शन का कैबिनेट डिसीजन लिया है, वो कैबिनेट के डिसीजन पर ये लॉ के स्टूडेंटों की क्या सोच है, ये कैसा भारत को देखना चाहते हैं कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन का जो कैबिनेट का डिसीजन है वो ठीक है या उसमें कोई कमियां हैं। क्योंकि देखिए, सबसे अच्छा किसी चीज़ का वैल्यूएशन कर सकता है तो जुडिशियल पर्सन कर सकता है। जो लॉ के फील्ड से जुड़ा होता है वो सबसे अच्छा उसको एनालाइज कर सकता है, उसको समझ सकता है। तो आज का जो वीडियो आप लोग के लिए जा रहा है वो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस के उन स्टूडेंटों के साथ जा रहा है जो अपने विचार को बताएंगे। पहले उन स्टूडेंटों के विचार को आप लोग सुनेंगे जिन्होंने इस वन नेशन वन इलेक्शन के जो प्रपोज़ल है उसके पक्ष में बोलना चाहते हैं। इसके साथ वे भी स्टूडेंट हैं जो कि इसके अगेंस्ट बोलना चाहते हैं। पक्ष में बोलने वाला स्टूडेंट क्यों पक्ष में बोल रहा है, क्या उसके पास तर्क है, ये आप लोग सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट इसके अगेंस्ट में बोलना चाहता है या बोल रहा है, उनकी भी बातों को हम लोग देखेंगे और सुनेंगे कि वो क्यों विपक्ष में बोलना चाहता है। चलिए, आज हम लोग रेडी होते हैं और सबसे पहले उन स्टूडेंटों को इनवाइट किया जाएगा जो वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में अपने व्यूज़ को देना चाहते हैं। बहुत ही शॉर्ट में ये लोग बताएंगे और जो बातें बताएंगे वो लॉ से जुड़े होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न से जुड़ी होंगी। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि जो आने वाला एग्ज़ाम है, जुडिशरी का हो, हायर जुडिशल का हो, एपीओ का हो, वो आप लोग के लिए एपीओ का वो आप लोग के लिए प्री का, मेंस का और इंटरव्यू का, तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए जो स्टूडेंट, आज इसी क्रम में हम सबसे पहले जो फेवर की लिस्ट बनी हुई है उसमें सबसे पहले धार डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश, इंदौर के पास का डिस्ट्रिक्ट है धार, और वहाँ की सीनियर स्टूडेंट है आरती बीरभान। आरती, आज अपना विचार आप सबसे पहले रखेंगे। नमस्कार सर। आप नमस्कार। सभी को महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम आरती बिरभान है। मैं जिला धार मध्य प्रदेश से हूँ। मैं वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन यानी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराए जाने का प्रस्ताव है, जिसे 18 सितंबर 2024 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। वन नेशन वन इलेक्शन पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले भी सन 1951, 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो चुके हैं। वन नेशन वन इलेक्शन आवश्यक क्यों है, इसके बारे में मैं कुछ तर्क प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आप लोगों को ये भी जानना आवश्यक है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो इससे क्या बेनिफिट्स हैं। इसमें मैं सबसे पहला तर्क यह प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि जितनी बार चुनाव होता है उतनी ही बार सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ पड़ता है। इसीलिए एक बार यदि चुनाव हो जाए तो एक ही बार खर्चा होगा और देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मेरा दूसरा तर्क ये है कि काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, क्योंकि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा काले धन का खुलकर इस्तेमाल किया जाता है। एक देश एक चुनाव से काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। मेरा तीसरा तर्क ये है कि सरकारी कर्मचारियों की समय की बचत होगी, क्योंकि एक देश एक चुनाव से सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को बार बार चुनावी ड्यूटी लगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इससे उनका समय तो बचेगा ही, और साथ ही वे अपने कर्तव्यों का पालन भी सही तरीके से कर पाएंगे तथा बार बार आचार संहिता भी नहीं लगानी पड़ेगी। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि यह स्पष्ट है कि एक साथ चुनाव की अवधारणा को लागू करने के लिए संविधान और अन्य कानूनों में संशोधन की आवश्यकता होगी, लेकिन यह कार्य इस प्रकार किया जाना चाहिए कि लोकतंत्र और संघवाद के मूल सिद्धांतों को चोट न पहुंचे। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। चलिए, इसी क्रम में दरभंगा से अमर कुमार। अमर कुमार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग साथियों।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें सतत नमन। सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आज इस डिबेट जो वन नेशन वन इलेक्शन अर्थात एक राष्ट्र एक चुनाव पर बोलने का मौका दिया गया। मैं अपनी बातों को कक्ष में रखने जा रहा हूँ। साथियों, इस विषय पर मैं आपको 5 बातों से अवगत कराना चाहूंगा। एक राष्ट्र एक चुनाव है क्या, ये बातें कब से शुरू हुई, इसके क्या फायदे हैं, मतदाताओं पर इसका क्या लाभ मिलेगा। अंत में मैं अपना ओपिनियन रखूंगा। एक देश एक चुनाव के तहत देश में लोकसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभा और नगर निकायों पंचायत चुनावों को एक साथ कराने की योजना है। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी एक देश एक चुनाव की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसमें अन्य सदस्य केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी, पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद जी, वित्त आयोग के पूर्व आयुक्त श्री NK सिंह जी, लोकसभा के महासचिव सुभाष कश्यप जी और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरीश साल्वे जी के द्वारा रिपोर्ट को तैयार किया गया है और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को 14 मार्च 2024 को समिति के द्वारा सौंप दिया गया। 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराने का सुझाव समिति के द्वारा दिया गया है। पहले चरण में सभी लोकसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव को कराने का सुझाव दिया गया है। दूसरे चरणों में सभी निकाय चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है। ध्यान रहे कि पहले चरण के 100 दिन के बाद दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। आजादी के बाद भारत में एक साथ चुनाव हुए हैं। सन 1952 में पहली बार एक साथ चुनाव हुए, उसके बाद सन 1957 में, 1962 में, 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। भारत में हर साल 5-6 राज्यों में चुनाव होते रहते हैं। इससे विकास कार्यों में बाधा पड़ती है। PM से लेकर CM तक अन्य मंत्री, कर्मचारी, अधिकारी सभी चुनावों में व्यस्त हो जाते हैं, जिससे आम जनता को समस्याएं उत्पन्न होती है। सरकार के वित्तीय खजाने पर भी बोझ अधिक होता है। अभी वर्तमान में हमारे देश के एकमात्र राज्य उड़ीसा है, जिसमें 2004 से अभी 2024 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव वहां एक साथ हुए हैं और नतीजे भी अलग अलग रहे हैं। वहां आचार संहिता बहुत कम समय के लिए लागू हुई, जिसकी वजह से सरकार के काम काजों में दूसरे राज्यों के मुकाबले कम खलल पड़ा, जिसका मुख्य कारण है वहां की सरकार समुचित व्यवस्था कर रही है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो इससे चुनाव पर होने वाले खर्चों में कमी आएगी। नेता से लेकर अधिकारी, कर्मचारी सभी अपने अपने कार्यों पर ध्यान देंगे तो निश्चित ही हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा। ध्यान रहे कि एक समृद्ध लोकतंत्र के लिए राजनीति स्थिरता महत्वपूर्ण है। अंत में मैं इस एक राष्ट्र एक चुनाव की रिपोर्ट का पूर्ण समर्थन करता हूं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए इसी क्रम में मुंगेर से पूजा भारती। साउंड खोलिए, आवाज बंद है आपकी। मेरा नाम पूजा है। मैं बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक राष्ट्र एक चुनाव के भारत सरकार के सत्तारूढ़ दल के द्वारा बहुत ही सुनहरा एवं ऐतिहासिक पहल है। यह हमारे देश के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने का विषय है। यह एक देश एक चुनाव इससे पहले भी आयोजित किए गए थे। सन 1952 से लेकर 1967 तक ये चुनाव आयोग के द्वारा एक साथ चुनाव कराया जाता था, लेकिन 1968 से 1979 में कुछ राज्य विधानसभाओं को विभिन्न कारणों से इसे भंग कर दिया गया था। वर्तमान में राज्य विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग आयोजित किए जाते हैं। एक साल में औसतन 5 से 7 विधानसभा चुनाव होते हैं। इससे उत्पन्न वाले समस्याओं के कारण चुनाव आयोग ने एक प्रणाली का गठन का सुझाव दिया ताकि राज्य विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ हो सके। 1999 के विधि आयोग ने, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस रेड्डी ने के एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। 2015 में संसदीय स्थायी समिति की 79वीं रिपोर्ट ने एक साथ एक चुनाव करने का समर्थन दोहराया। विधि आयोग के अनुसार एक साथ एक चुनाव कराने के कई फायदे हैं, जिससे जनता का रुपया बचेगा, जिससे होने वाले खर्चों में कमी आएगी
और प्रशासनिक ढांचे और सुरक्षा बलों का खर्च भी कम होगा। विधि आयोग के अनुसार एक साथ एक चुनाव कराने से मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा। अंत में मैं एक राष्ट्र एक चुनाव का पूर्ण समर्थन करती हूँ। धन्यवाद आपको। चलिए, धनबाद से लक्ष्मी पांडे जी। सर मैंने इस संदर्भ में कोई तैयारी नहीं की है सर। आपके अपीयर हुई है। हाँ नहीं सर, अपीयर की हूँ, बस लिंक आया तो मुझे लगा कि मुझे भी सुनना चाहिए कम से कम। लेकिन हाँ, कम शब्दों में एक बात यही कहूँगी कि एक जो अभी आया है उसमें समय, श्रम और धन इन तीनों का ही बचत होगा और ये पूर्ण तरह से हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए एक आवश्यक कदम होगा। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा है। जी धन्यवाद सर। मुरारी कुमार। मुरारी कुमार, यस सर, गुड इवनिंग। ऊपर फेस मेरा करिए। नाम मुरारी कुमार। पहले मुरारी जी अपना फेस ऊपर करिए, सामने आइए बिल्कुल। हाँ, चलिए अब बोलिए। मेरा नाम मुरारी कुमार। मैं बिहार के बेतिया डिस्ट्रिक्ट से वेस्ट चंपारण के निवासी हूँ। इसी के साथ साथ महात्मा राष्ट्रपिता की जयंती पर और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर बहुत बहुत बधाई। वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल, जो प्रस्ताव था कि वन नेशन वन इलेक्शन का, तो कैबिनेट ने उसका अप्रूवल दे दिया है। अप्रूवल देने का मतलब है अब अगले सत्र में, यानी कि शीतकालीन सत्र में, इसके लिए बिल आयोग एक नए कानून के लिए जो बिल होगा, अधिनियम अधिनियम तो होगा, पास हो जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब होता है जो लोकसभा के चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं, उन्हीं 5 साल के राज्य के विधानसभाओं का चुनाव हो जाए। एक साथ 5 साल में एक साथ 5 साल में एक बार चुनाव हो, और उस 5 साल में लोकसभा के चुनाव और राज्यसभा के विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाए, और उसके बाद 5 साल तक कोई चुनाव ना हो। यही है वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट। अब यहाँ बात आती है कि श्री रामनाथ कोविंद जी समिति, यह वह समिति है जिसका गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया। इस समिति का काम जो है, ये समिति का काम था जो रामनाथ कोविंद पैनल की सिफारिशों की मंजूरी दे दी। इसका मकसद लोकसभा के साथ सभी राज्यों को चुनाव कराना। कोविंद पैनल की सिफारिशों की आगे बढ़ाने के लिए एक क्रियान्वयन समूह का गठन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद बताया कि यह समूह रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को लागू किया गया। सिफारिशों के लागू किया गया। रिपोर्ट में कहा गया था कि एक साथ चुनाव 2 चरणों में लागू किए जाएंगे। पहला लोकसभा, दूसरा विधानसभा चुनाव के लिए, दूसरा आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव के लिए, जो सबसे पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। इसके बाद दूसरे चरण में पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्थानीय निकाय चुनाव के 100 दिनों के भीतर कराए जाएंगे। सभी चुनाव एक ही मतदाता सूची होगी। भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई राज्य चुनाव अधिकारियों की सलाह से मतदाता पहचान पत्र तैयार करे। केंद्र पूरे देश में इस बारे में विस्तृत चर्चा करता है। चलिए, इसी क्रम में आगे समय का ध्यान रखा करिए। ईशा अरमान। वन नेशन और वन इलेक्शन में एक देश और एक चुनाव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि चुनाव का खर्च घट जाएगा और अलग अलग चुनाव कराने पर हर बार भारी भरकम राशि खर्च होती है। बार बार चुनाव होने से प्रशासन और सुरक्षा बलों पर बोझ पड़ता है, क्योंकि उन्हें हर बार चुनाव ड्यूटी करनी पड़ती है। एक बार में चुनाव निपट जाने पर केंद्र और राज्य सरकारें कामकाज पर फोकस कर सकेंगी। बार बार वह इलेक्शन मोड में नहीं जाएंगी और विकास के कामों पर ध्यान दे सकेगी। एक ही दिन चुनाव होने से वोटरों की संख्या भी
बढ़ेगी, क्योंकि उनको यह नहीं लगेगा कि चुनाव तो आते ही रहते हैं। वे घरों से निकलकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने में रुचि दिखाएंगे। सॉरी। चलिए, वेरी गुड। आगे इसी क्रम में नेहा कुमारी शर्मा। म्यूट अपनी आवाज को उसको बोलिए पहले। मैं नेहा कुमारी मुजफ्फरपुर से। मैं वन नेशन वन इलेक्शन पर यही कहना चाहूंगी, वन नेशन वन इलेक्शन की कवायद करने वाला भारत पहला देश तो है नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन का तात्पर्य है कि देश में सभी चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, जिसमें लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय जो भी है वो सारे एक साथ शामिल हो सकेंगे। और इसके बेनिफिट सर ये मेरे ख्याल से रहेंगे कि राजकोष की इसमें बचत होगी, विकास कार्यों में रुकावट नहीं होगी, और सरकारी कर्मचारी और जो टीचर्स वगैरह जो इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें, और स्कूल और जो शैक्षणिक संस्थान भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो इससे बच सकेंगे। इसमें समय का भी बचत होगा और ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा है सर। थैंक यू। वेरी गुड। समस्तीपुर से दीन बंधु जी। सर हम अगेंस्ट में थे सर। अगेंस्ट में रुकिए। जितेंद्र कुमार बोकारो। आदरणीय सर, मैं जितेंद्र बोकारो से, और आज का टॉपिक है सर वन नेशन वन इलेक्शन। एक देश एक चुनाव के पक्ष में तर्क है सर इसके समर्थन में कि राजकोषीय बचत होगी, जो एक महत्वपूर्ण लाभ है, क्योंकि हर 5 वर्ष में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के साथ साथ होने से राजकोष में खर्चा कम आएगा, और इसके अलावा विकास कार्यों में रुकावट नहीं होगी, क्योंकि चुनाव के दौरान लागू होने वाली आचार संहिता से विकास परियोजनाओं में देरी होती है, जो एक देश एक चुनाव में नहीं होगी सर। काले धन पे भी लगाम लगेगी, जो एक महत्वपूर्ण लाभ है, क्योंकि चुनाव के दौरान जांच एजेंसियों द्वारा काले धन के उपयोग के लिए आरोप लगाए जाते रहते हैं, जो एक देश एक चुनाव होने में कम होंगे। संसाधनों की बचत होगी तथा सुरक्षा बलों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा एक देश एक चुनाव से सरकार की जिम्मेदारी बढ़ेगी, स्थिरता आएगी, राजनीतिक स्थिरता भी आएगी, क्योंकि बार बार चुनाव होने से राजनीतिक दलों द्वारा लगातार चुनावी मोड में वो रहते हैं कि एक साथ चुनाव कराने में स्थिरता आएगी, और सरकार दीर्घकालीन योजनाओं को पर बेहतर काम कर सकेगी। मतदाता की भागीदारी बढ़ेगी, क्योंकि बार बार चुनाव की प्रक्रिया से मतदाता थक जाते हैं और मतदान दर कम हो जाती है। एक देश एक चुनाव होने से एक ही बार में मतदान की जिम्मेदारी मतदाता की होगी, जिससे मतदाताओं की भागीदारी बढ़ेगी। समापन में मैं कहना चाहूंगा, वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए मेरा यह मानना है कि न केवल संसाधनों की बचत होगी, बल्कि देश में शासन की प्रक्रिया को भी अधिक प्रभावी और स्थिर बनाया जा सकता है। इसमें नीतिगत स्थिरता आएगी और विकास कार्यों पर ध्यान सरकार का केंद्रित किया जा सकेगा। जय हिंद, जय भारत। वेरी गुड, धन्यवाद। पटना से रविशंकर प्रसाद। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए सर, आज का दिन है राष्ट्रपति महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती की हार्दिक शुभकामना। आज का सर टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। भारत में सर चुनाव प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल है, इसलिए एक देश एक चुनाव की अवधारणा सामने आई है। इसका उद्देश्य देश में एक ही समय पर सभी चुनाव कराना है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में सुधार हो और देश की विकास यात्रा में तेजी आए। एक देश एक चुनाव से कई फायदे होंगे। नंबर 1, चुनाव प्रक्रिया में कमी आएगी। नंबर 2, सरकार के काम में बाधा नहीं आएगी। नंबर 3, चुनाव में खर्च होने वाले पैसे की बचत होगी। नंबर 4, मतदाताओं की भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा और चुनाव आयोग को भी भूमिका में बदलाव लाना होगा। इसके लिए राजनीतिक दलों को भी अपने मतभेद को भूलकर एक साथ आना होगा। एक देश एक चुनाव की अवधारणा देश के लिए एक नए युग की शुरुआत कर सकती है।
एक देश को विकास की ओर ले जाने में मदद करेगी और लोकतंत्र को मजबूत बनाएगी। थैंक यू। वेरी गुड। चलिए बबीता पांडे। बबीता पांडे। जी सर, मेरी आवाज जी सर, मेरी आवाज जा रही है? हाँ आ रही है आप। हेलो। हाँ जी। जी सर जी, प्रणाम। सभी को मेरा सादर प्रणाम। गुड इवनिंग। आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग जिस डिबेट में एक साथ इकट्ठा हुए हैं, आज सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामना। आज मैं एक देश एक इलेक्शन के वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक देश एक चुनाव पर मुहर लगाइए, भारत सरकार से अनुरोध है, अब और विलंब न लगाइए। एक राष्ट्र एक चुनाव 8 सितंबर 2024 को इसको मंजूरी मिली, जिसके अंतर्गत क्या हमारे देश में एक चुनाव कराना संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। इसके अंतर्गत अथक प्रयासों की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक साथ चुनाव कराने के लिए बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी, लेकिन उसके लिए सभी का सहयोग होना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह चर्चा 2014 से ही चल रही है, जो कि अब जाके पहल में आई है और जल्द ही पारित भी हो जाएगी, क्योंकि यह रिपोर्ट के अंतर्गत 32 दलों का समर्थन प्राप्त हुआ है और 32 दलों का समर्थन प्राप्त हुआ है और यह चुनाव के विकास स्तर को बढ़ावा भी प्रदान करेगी, क्योंकि यह उन सभी राजनीतिक दलों के विकास के स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए विकास के स्तरों पर चुनाव के लड़ने के लिए प्रयासरत करेगी, ना कि सिर्फ वादों पर। रोज रोज के चुनाव से देश अब थक चुका है। रोज रोज के चुनाव से देश अब थक चुका है। मेरे देश को और न थकाइए, है गुजारिश सरकार के पूरे देश में एक बार ही चुनाव कराइए। यदि एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराना संपन्न होगा तो चुनाव के खर्चों में कमी भी आएगी और जनता को भी इससे काफी राहत मिलेगी। इससे समय व पैसों दोनों की बचत होगी। एक देश एक चुनाव का करो सहयोग, जनता के पैसों का ना हो अब दुरुपयोग। हर तरफ एक देश एक इलेक्शन की चर्चा है, सब कह रहे बार बार चुनाव देश पर व्यर्थ का खर्चा है। यदि एक बार ही चुनाव होंगे तो विकास के कार्यों में जो रुकावट भी नहीं आएगी और आचार संहिता भी 5 वर्षों में सिर्फ एक बार ही लगेगी। बार बार चुनाव और आचार संहिता लगने का खत्म होगा अब रिवाज, क्योंकि अब पूरे देश में होने वाले हैं चुनाव सिर्फ एक बार। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, ऐसा अन्य देशों में भी हो रहा है, जैसे कि आप उदाहरण में ले सकते हैं स्वीडन, बेल्जियम, जापान, जर्मनी, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका। ऐसे देश भी इन सब के उदाहरण है जहां पर एक देश एक चुनाव का रिवाज चला आ रहा है। पूरे देश की है यही आवाज, एक देश एक चुनाव का बने रिवाज। और अंत में ये अपने विचारों को खत्म करते हुए मैं यही कहना चाहूंगी, बार बार चुनाव का दौर खत्म होना चाहिए, पूरे देश में एक चुनाव एक बार संपन्न होना चाहिए। गुड इवनिंग सर, प्रणाम। वेरी गुड। कुशीनगर से राजेश कुमार पांडे। राजेश कुमार पाठक जी। जी सर नमस्कार। आज हम लोग गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर को मना रहे हैं। इसी के साथ आज के 10 वर्ष पूर्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता दिवस का निर्णय लिया था, जो आज 10 वर्ष पूरे हो गए और आज हम एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, जो चुनाव के स्वच्छता में एक सफल कदम होगा। हम जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो इसमें यह वन नेशन और वन इलेक्शन यह पहली बार नहीं हो रही है। यह जब से भारत देश आजाद हुआ सन 1991 से 1967 तक लगातार आम चुनाव और विधानसभाओं का चुनाव एक साथ होता रहा। संयोगवश सन 1968 में कुछ विधानसभा समय से पहले भंग हो गई और 1970 में लोकसभा भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। उसी दौरान संविधान संशोधन अधिनियम 73वां और 74वां सन 1992 में नगरीय गठन की बात को लेकर के आई, जो सफल हुआ और उसी दौरान से यह सिलसिला टूट गया वन नेशन और वन इलेक्शन का। अब सबसे पहले जो है कि 1982 ईस्वी में चुनाव आयोग ने वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कही थी, लेकिन वर्तमान सरकार उस पर गौर नहीं की
और वह आज तक लंबित रहा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सन 2015 से कई विभिन्न सभाओं में वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कहते आए। अंत में 1 सितंबर सन 2023 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वह समिति गठित की गई। वह समिति कुल 7 देश स्वीडन, जर्मनी, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस कुल 7 देशों के चुनाव व्यवस्था का अध्ययन की उच्च स्तरीय समिति ने, और अध्ययन करने के बाद कुल 18,626 पेजों की एक रिपोर्ट हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने वर्तमान राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू को 14 मार्च सन 2024 को सौंप दिए, जिसको वर्तमान मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया है और संभवतः यह जो है कि शीतकालीन सत्र में इस पर विधेयक लाया जाए। हम बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, तो यह मुहिम बहुत पहले से ही चला आ रहा है। 1982 से ही चुनाव आयोग ने वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कह रही है, जिसमें वन नेशन और वन इलेक्शन की अगर फायदे की बात करें तो इसमें चलिए राजेश जी, यह खत्म करिए। धन्यवाद सर। आपके और भी साथी पीछे लगे हुए हैं। किशनगंज से सज्जाद आलम। Yes, sir. Good evening, everyone. My name is Sajjad Alam, and I'm from Kishanganj, Bihar. Today, I'm here to present thoughts in favor of one nation, one election. First of all, we need to understand that one nation, one election is an essential and beneficial step towards reforming Indian politics and the electoral system. Every year, multiple elections are held at different times in various states, which not only hinder the nation's development, but also waste a significant amount of time and resources. If elections are held simultaneously across the country, this issue can be resolved. Here, I will discuss the most important 3 benefits only. The first benefit is economic saving. Conducting elections at different times increases administrative costs. Huge expenses are incurred for campaigning, security, and the voting process every time. With simultaneous elections, these expenses can be controlled, and the saved funds can be invested in developmental projects. Secondly, it helps remove obstacles to development and policies decisions. During elections, the government's focus shifts from development project to election policies. Due to the continuous election cycle, crucial decisions often gets delayed. If elections are held once, the government can concentrate fully on its entire agenda. Thirdly, the most importantly, it brings stability and trust. With simultaneous elections, political stability will be maintainable in the country, which will increase trust of people in the government and administration. The constant pressure of elections will reduce on the government, allowing it to form a strong and united government to lead the nation forward. In conclusion, I would like to say that one nation, one election is a necessary step for the process of the country, political stability and economic savings. This system will provide us a new decorations, allowing to focus entirely on the nation's development. Thank you, sir. Very good. Thank you to all. झांसी से योगेश कुमार मिश्रा।
माइक खोलिए योगेश जी। माइक ओपन करिए। आप सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले हमारे आदरणीय गुरुजी श्री सर को सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने एक हमें प्लेटफॉर्म दिया कि हम वन नेशन वन इलेक्शन पर कुछ अपनी पक्ष के लिए कुछ रख सके, अपनी बात को समझा सके। इसके तहत सबसे पहले जब आजादी की लड़ाई के बाद जब हम भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नेहरू जी के सामने ये विकल्प था कि हम राजतंत्र अपनाएं या लोकतंत्र। तो उन्होंने कहा कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा बल्कि वो चुना जाएगा। तो हमें लोकतंत्र को अपनाया गया, अपनाया उन्होंने। अपनाने के बाद फिर ये लोकतंत्र में राजनीतिकरण जब से बढ़ने लगा तो उसी में जेपी का आंदोलन आदि चीजें होने लगी, जिसके बाद वो जो चुनाव जो है एक रोजगार का माध्यम बन गया। इसमें भ्रष्टाचार हमें मतलब टिकट पाने और सत्ता लोलुपता इतनी बढ़ गई कि इसमें आए दिन ही सरकार गिराओ उठाओ और इस दल से उस दल में जाना, दल बदल की राजनीति शुरू हो गई। ये सब खत्म करने के लिए हमें वन नेशन वन इलेक्शन का जो टॉपिक है इसके मैं समर्थन में बात करता हूं। और जब आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से जब से आए हैं तो उन्होंने कहा है कि एक राष्ट्र एक निशान एक विधान के अंतर्गत ही सभी चीजें चलेंगी। इसके तहत ही उन्होंने माननीय हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को उच्च समिति के तहत उनका अध्यक्ष बनाया, जिसके तहत उन्होंने 2 सितंबर 2023 से 14 मार्च 2024 तक इस पर निरीक्षण किया, जिसमें लगभग 62 दलों ने भाग लिया और 32 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया और 15 विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध भी किया। आरजेडी और तेलुगु देशम पार्टी ने इसमें अपना पक्ष अभी नहीं रखा है। इससे होने वाले लाभ अनेकों लाभ हैं, जैसे कि करोड़ों देश में होने वाले करोड़ों के खर्च, जैसा कि सर ने बताया था 12,000 करोड़ जो रुपए खर्च होते हैं आम चुनाव में, उनकी कमी होगी। बार बार चुनाव में होने वाली जटिलता से मुक्ति मिलेगी और प्रशासन जो हमेशा आचार संहिता के उसमें लगा रहता है वो समस्या भी खत्म होगी और काले धन पर लगाम लग सकेगी। राजनीतिक दलों में सेवा भाव आ जाएगा, नहीं तो बार बार सत्ता लोलुपता के लालच में इस पार्टी से टिकट उस पार्टी से टिकट, इसमें भ्रष्टाचार का जो वो है वो सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। एक राष्ट्र एक चुनाव होना बहुत ही आवश्यक है और सर को ऐसा मौका देने के लिए सर का फिर से धन्यवाद। चलिए भाई योगेश जी, बहुत अच्छा। और कोई आप में से फेवर में बचा है, को अपना स्पीच फेवर में देना है? बचा है कोई? यस सर। मयंक, आपका नाम नहीं है क्या? प्रिंस कुमार है। मयंक? यस सर। सबसे पहले गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के शत नमन। सर अपने टॉपिक पर आते हैं। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव 1951-52 में एक साथ आयोजित कराए गए थे। यह अभ्यास वर्ष 1957, 1962, 1967 में आयोजित अगले 3 आम चुनाव में जारी रहा। लेकिन वर्ष 1968 और 69 में कुछ विधानसभाओं के समय पूर्ण विघटन के कारण यह चक्र बाधित हो गया। वर्ष 1970 में स्वयं लोकसभा का समय पूर्ण विघटन हो गया। वर्ष 1971 से नए सिरे से चुनाव आयोजित कराए गए। हाल ही में मोदी कैबिनेट द्वारा फिर से वन नेशन वन इलेक्शन के लिए प्रस्ताव के लिए मंजूरी दिया गया है, जो 18/9/2024 को दिया गया है। अब देश की 543 लोकसभा सीट और सभी राज्यों के कुल 4130 विधानसभा सीटों के एक साथ चुनाव कराने की राह खुल गई है। एक देश एक चुनाव का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी 2/9/2023 की रिपोर्ट के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा, जिसमें अनुच्छेद 83, 85, 172, 174, 356 में 2/3 बहुमत के साथ संशोधन करना पड़ेगा। साथ ही साथ यह बिल लाने के लिए कम से कम 16 विधानसभाओं का समर्थन चाहिए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत विधानसभा में समर्थन मिल सकता है। अब आएंगे वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे क्या है। तो बार बार चुनाव आयोजित होने से शीर्ष नेताओं से लेकर स्थानीय प्रतिनिधियों तक
पूरे देश का ध्यान भटक जाता है, जिससे विभिन्न स्तरों पर प्रशासन एक तरह से पंगु हो जाता है। यह चुनावी व्यस्तता भारत की विकास संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव है और प्रभावी शासन में बाधा उत्पन्न करती है। बार बार चुनावों के दौरान लागू आचार संहिता और राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तर पर प्रमुख नीतिगत निर्णय में विलंब के कारण बनती है। यहाँ तक कि चल रही परियोजनाओं में भी बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि चुनाव संबंधी कर्तव्यों को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे नियमित प्रशासन सुस्त हो जाते हैं। बार बार चुनाव का आयोजन राजनीतिक भ्रष्टाचार में योगदान करते हैं, क्योंकि प्रत्येक चुनाव के लिए उल्लेखनीय मात्रा में धन जुटाने की आवश्यकता होती है। एक साथ एक चुनाव कराने में राजनीतिक दलों के चुनाव खर्च में व्यापक कमी आ सकती है, जिससे बार बार धन जुटाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इससे आम लोगों और व्यापारिक समुदाय पर बार बार चुनावी चंदा देने का दबाव भी कम हो जाएगा। सभी चुनावों के लिए समान मतदाता सूची का उपयोग करने से मतदाता सूचियों को तैयार करने और बनाए रखने में लगने वाले व्यापक समय और धन की बचत होगी। एक साथ चुनाव होने से मतदाता सूची से नाम गायब होने के संबंध में नागरिकों की चिंताएं कम हो जाएगी। सभी चुनावों के लिए सुसंगत मतदाता सूची का उपयोग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाएगा, जिससे नागरिकों को अधिक प्रत्यक्ष और भरोसेमंद मतदान अनुभव प्राप्त होगा। वन नेशन वन इलेक्शन से खरीद फरोख्त पर भी अंकुश लगेगी। निश्चित अंतराल पर आयोजित चुनावों से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा खरीद फरोख्त को कम किया जा सकता है। निश्चित अवधियों पर चुनाव कराने से प्रतिनिधियों के लिए व्यक्तिगत लाभ के लिए दल बदल या गठबंधन बनाना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, जो मौजूदा दल बदल विरोधी कानून को पूरकता प्रदान करेगी। बार बार चुनावों के कारण राज्य सरकारों मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त सुविधाओं फ्रीबीज की घोषणा करती है, जिससे प्रायः उनके बिल पर दबाव पड़ता है। एक साथ चुनाव का आयोजन इस समस्याओं को कम कर सकता है। राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ घट सकती है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसमें चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों का खर्च तथा केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से खर्च की गई रकम शामिल है। और वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाने पर वो नियम बनाया गया है कि इसको 2 फेज में चुनाव कराया जाएगा। फर्स्ट फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराई जाएगी। सेकेंड फेज में पंचायत चुनाव या अन्य चुनाव कराए जाएंगे। अगर बीच में विधानसभा के चुनाव अगर विघटित हो जाती है समय को, तो उससे बचे हुए शेष समय के लिए चुनाव कराई जाएगी। फिर अगले बार में फिर साथ में उसको ज्वाइन कर लिया जाएगा। इसी पर हम अपना बात को खत्म करते हैं। चलिए जितेंद्र, बहुत अच्छा। अब हम लोग अगेंस्ट में आते हैं, जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन के विपक्ष में बोलना चाहते हैं। नंबर 1 पे दरभंगा से अर्चना कुमारी। जी प्रणाम सर। नमस्कार सर, लाइन ही कट गया। कुछ बोलिएगा तो यही होगा ही। दूसरे को बोलने श्री राष्ट्र हाँ चलिए जी सर, बोलिए। राष्ट्रपिता एवं लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पे हार्दिक शुभकामनाएं। और एक राष्ट्र एक चुनाव पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में रिपोर्ट तैयार की गई थी। और भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार के कुछ संभावित नुकसान हैं। क्षेत्रीय मुद्दों पे अनदेखी। एक साथ चुनाव कराने से क्षेत्रीय मुद्दों पे ध्यान कम हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय और राज्य चुनाव एक ही समय पे होंगे। इससे स्थानीय मुद्दों दब सकते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों प्रभुत्व रहेगा। दूसरा, संसदीय और विधानसभाओं की स्वायत्तता पर असर। यदि एक बार चुनाव हो जाए और किसी कारणवश विधानसभा भंग हो जाए, तो राज्य के अगले चुनाव तक अंतरिम प्रशासन को चलाना पड़ सकता है। इससे राज्य की स्वायत्तता पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। सर, एक लॉजिक समस्या। भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश में एक साथ चुनाव कराना बहुत बड़ा प्रशासनिक कार्य होगा। चुनाव आयोग को बड़े पैमाने पर संसाधनों और कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, जो बड़ी चुनौती है। इतने संख्या में सरकार के पास एम्प्लॉय नहीं है। सियासी ध्रुवीकरण। एक साथ चुनाव कराने से राजनीतिक दलों का ध्यान राष्ट्रीय और बड़ी राजनीतिक पार्टियों पर केंद्रित हो सकता है, जिससे छोटे और क्षेत्रीय दलों के लिए अवसर कम हो सकते हैं।
स्थिरता का खतरा। यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार गिरती है तो नए चुनाव कराने में जटिलता होगी, क्योंकि पूरे देश के साथ दोबारा चुनाव कराना संभव नहीं होगा। इससे लोकतांत्रात्मक प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है। विविधता और जटिलता की प्रभाव। भारत में विविधता को देखते हुए अलग अलग राज्यों की राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दे होते हैं। एक साथ चुनाव कराना इन विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल हो सकते हैं। इन कारणों से एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार विवादपूर्ण है और इसके फायदे और नुकसान दोनों पर गहन के विचार की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम सर। चलिए अर्चना जी, पानी पी लीजिएगा, बहुत तेज बोली। शिव कुमार भास्कर। जी सर, आप सभी को नमस्कार। मैं भास्कर, मधुबनी, बिहार से। सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर आप सभी को ढेर सारी बधाई हो। एक राष्ट्र एक चुनाव की चुनौतियों पर मैं अपनी बात आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ। एक राष्ट्र एक चुनाव में लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की चुनौतियां होगी। जैसे भारत एक राज्यों का संघ है। भारत ने संघवाद की अवधारणा को अपनाया है। शासन के दौरान प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी एक अनूठी मांगे होती है, जो उनको ध्यान में रखकर सरकार यह निर्णय लेती है। अगर सभी राज्य में एक साथ चुनाव कराई जाए तो राज्य विशेष की मुद्दे निश्चित तौर से राष्ट्रीय मुद्दे के तहत प्रभावी हो जाएंगे, जिससे संघवाद प्रभावित होने की संभावना प्रबल रहेगी। क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लिए एक फीडबैक की तरह काम करती है, जिससे कि अलग अलग राज्यों की सरकारें अपना नीतिगत फैसला लेती है। अगर चुनाव 5 वर्ष में एक बार होगी, सभी चुनावें 5 वर्ष में एक बार होती है, तो इस तरह की व्यवस्थाएं खत्म होने की संभावना बनी रहेगी। संवैधानिक प्रावधान एक राष्ट्र एक चुनाव होने से यह है कि विभिन्न प्रावधान है। आर्टिकल्स अनुच्छेद 83 के तहत संसद के दोनों सदनों की अवधि को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के कार्यकाल में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा का विघटन समय से पहले कराना पड़ेगा। अनुच्छेद 172 में राज्य विधानसभाओं की अवधि लोकसभा और राज्य विधानसभा की कार्यकाल को एक समय के लिए करना होगा। अनुच्छेद 174 में राज्य विधानसभाओं के सत्र केंद्रीय चुनाव के साथ मिलकर संशोधन करनी होगी। अनुच्छेद 243 यू और 243 ई जो नगर पालिका और पंचायतों के कार्यकाल को एक साथ कराने हेतु जो अनुच्छेद है उसमें बदलाव करनी होगी। सबसे प्रमुख बदलाव यह है कि चुनाव आयोग की जो शक्तियों का प्रावधान है आर्टिकल 324 में, उसमें सबसे बड़ा संशोधन करनी होगी। अतः मेरा एक यही सुझाव है कि निश्चित तौर से ये इतनी बड़ी व्यापकता होगी इस चुनाव को एक साथ कराने से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चलिए भाई, बहुत अच्छा। धर्मेंद्र कुमार सिंह। जी नमस्कार सर, और मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह नई दिल्ली से इस डिबेट में जुड़ा हूं। और मैं एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए, इसके संदर्भ में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आपने मुझे अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। सर, एक राष्ट्र और एक चुनाव हमारे देश में जैसे जब सरकार की 2 प्रणाली होती है, एक अध्यक्षात्मक प्रणाली और एक संसदीय प्रणाली। संसद के डिबेट में हमारे देश में संसदीय प्रणाली सरकार को अपनाने के कारणों में ये था कि सरकार को संसद के तहत सतत जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। और इसमें हम एक ऐसी व्यवस्था हमने अपनाया है जिसमें अध्यक्षात्मक सरकार में जो अस्थायी सरकार होती है, एक बार चुन ली जाती है और अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करती है। लेकिन हमारे देश की बहुभाषी बहुसांस्कृतिक स्थिति को देखते हुए और सतत जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया है। अगर एक देश और एक चुनाव को अपनाया जाएगा
तो एक तरीके से कहीं ना कहीं संसदीय प्रणाली की सरकार से विचलन को दर्शाएगा। दूसरा सर तर्क है कि संघवाद हमारे देश में महत्वपूर्ण संसदीय संवैधानिक बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है और इसमें हमारे जो विषय हैं वो तीन भागों में बांटे गए हैं। एक केंद्र स्तर पे होते हैं, एक राज्य स्तर पे है और एक समवर्ती सूची का विषय है। इन तीनों विषयों में राज्यों को अपने अलग नीति अपनानी होती है, केंद्र सरकार अपनी अलग नीति अपनाती है और उसी के आधार पे जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम चुनाव है। चुनाव के माध्यम से हम अपनी आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करते हैं। यदि हमें बार बार चुनाव मिलते हैं यानी जनता को बार बार अपनी आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। यदि 5 वर्ष में एक बार जनता को अपनी आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाए तो इससे कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का पर आघात होगा। और हम अक्सर देखते हैं कि चुनाव जब होते हैं डीजल और पेट्रोल जैसे या जो भी जनहित मुद्दे होते हैं वो सरकार मजबूती से उन चीज़ों पे लगाम रखती है। अगले चुनाव आने वाले हैं तो अपने इन सब चीज़ों पे जन आकांक्षाओं का ध्यान रखती है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं सरकार अपनी नीतियों को कठोरता से लागू करती है या उस पर नियंत्रण कम हो जाता है। चुनाव अक्सर ये जनता के हित में है। हम लोगों को मिला है एक अधिकार जिसमें हम अपनी आकांक्षाओं को समय समय पर अभिव्यक्त करते हैं। अगर ये 5 वर्ष में सिर्फ एक बार अवसर मिलेगा तो फिर तानाशाही में जो कभी भी चुनाव नहीं होते हैं उसमें जनता की आकांक्षा कोई महत्व नहीं रखती है, उसी टाइप की स्थिति आ जाएगी। तीसरा है संघवाद में 3 स्तरों पे चुनाव का प्रावधान है, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे और नगर निकायों के मामले में सबके अलग अलग मुद्दे होते हैं। अगर एक ही साथ साथ चुनाव कराए जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि जनता किस इशू पे उद्वेलित है, किस मुद्दे पे वो अपना बात रखना चाहती है। तो इस हिसाब से भी हम लोगों को ये एक देश और एक चुनाव के पक्ष में नहीं है। चौथी स्थिति है सर कि एक अविश्वास प्रस्ताव का मामला आता है जिसमें मध्यावधि चुनाव होते हैं। अगर अभी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, यदि 5 वर्ष के लिए सरकार चुनी गई और उसमें सरकार किसी वर्ष अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से गिर जाती है तो फिर अब दोबारा चुनाव, क्योंकि 1967 तक जो स्थिति थी इसी वजह से थी कि दोनों साथ साथ चुनाव होते थे, लेकिन फिर जब अविश्वास प्रस्ताव में सरकार गिर जाएगी या लोकतंत्र में जनता का विश्वास खो देगी तो फिर उस स्थिति में तो फिर वही स्थिति आ जाएगी। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि हमें एक देश एक चुनाव की दिशा में नहीं बढ़ना चाहिए और इस पे बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि लोकतंत्र और संघवाद से जुड़ा मामला है, संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ा मामला है, बेसिक स्ट्रक्चर का मामला है और इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान सभा में जो बहस हुई थी उसके अकॉर्डिंग्स में हम लोग को इसको देखना होगा। इसके लिए धन्यवाद सर। जी बहुत अच्छा। चलिए इसी क्रम में समस्तीपुर से दीनबंधु। परम आदरणीय परीक्षा रिफ्रेशर के महामहिम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव सर, पूजनीय मेरे साथीगण, आज 2 अक्टूबर है और आज ही के दिन हमारे भारत में 2 ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ। एक ने देश को आजाद कराया तो दूसरे, एक ने देश को आजाद करवाए तो दूसरे ने इस देश को अच्छा राजनीतिक स्थिरता और देश को अच्छे से संभाले। उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में देश में खाने के लिए अन्न का अकाल पड़ गया था, तो आज इस उन्हीं के जयंती के शुभ अवसर पर हमारे सर के द्वारा एक देश और एक चुनाव के ऊपर बातचीत रखा गया, जिसके तहत मैं उसके अगेंस्ट में हूँ। और कहिएगा अगेंस्ट में क्यों हूँ, तो उसका कारण है हमारा देश या एक चुनाव और एक देश की जो बात हो रही है यह नई बात नहीं है। ये 1952 से 1967 तक मेरा देश इस चीज को झेल चुका और देख चुका है जो एक देश और एक चुनाव में एक ही राजनीतिक पार्टियां की दबदबा होती है, क्षेत्रीय मुद्दा की कोई बात नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ जो केंद्र में है उन्हीं के सहारे लोग टिके रहते हैं। अब एक चीज बताइए, 356 जो धारा लगती है, मान लीजिए
लोकसभा चुनाव हुए और विफल हो गई, सरकार नहीं बन पाया, तो उस स्थिति में एक देश और एक चुनाव का क्या होगा? क्या पूरे राज्य में भी चुनाव होगी या पूरे राज्य के साथ साथ देश में भी राष्ट्रपति चुनाव होगी? दूसरी बात ये करना चाहते हैं जो लोग कहते हैं इसमें धन की ज्यादा ये दुरुपयोग होता। आज जितना ईवीएम है उससे पूरे लोकसभा और विधानसभा की चुनाव हो जाती है। ईवीएम की संख्या भी बढ़ाया जाए तो फिर उसे चुनाव के बाद भंडारण करने में जो खर्च होगी, राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लग गया 2 साल पहले, मान लीजिए आज चुनाव हुई, 3 साल बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए, जैसे 1967 में 68 में देखने को मिला। 1952 से 67 तक एक देश एक चुनाव था, देखने को मिला, जो कहीं कहीं 2 साल तक राष्ट्रपति शासन ही लागू है। तो फिर उस का क्या होगा? जो संविधान में लिखा हुआ है, जो कहीं का सरकार अगर गिरती है, एक साधारण सा मुखिया का चुनाव अगर ये होता है, मुखिया अगर किसी कारणवश इस्तीफा दे दे या एक्सपायर कर जाए तो वहां 6 महीना के अंदर चुनाव होना। उस स्थिति में क्या होगा? पुनः चुनाव होंगे। कितने दिनों के लिए? 2 साल बचे हुए हैं तो 2 साल के लिए। एक राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लग गया, फिर से चुनाव हुआ, तो फिर 1.5 साल या 2 साल या 3 साल के लिए जो अवधि बची हुई है उसके लिए होगा। बात घुमा फिरा के वहीं पे आके अटक जाएगी 1967 वाले बात पे। आज हमारे देश में जितने ईवीएम की आवश्यकता है उससे कम है, बहुत कम है। ईवीएम अगर खरीद भी लेते हैं तो यह ईवीएम 15 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। पुनः किसी कंपनी को टेंडर देकर ईवीएम को खरीदना होगा, पुनः उसको 15 साल 5 साल तक रखने का भंडारण करने की व्यवस्था होगी। ये सब देखते हुए पुनः देखा गया जो क्षेत्रीय दल जो अभी हैं और क्षेत्रीय जो बात होती है, जो छोटा मोटा मुद्दा होता है क्षेत्र का, उस मुद्दा पर क्या होगा? 1952 से 67 के बीच भारत का कितना विकास हो पाया, हम लोग ने इतिहास के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, सारा माध्यम से देख रहे हैं। आज जो विकास हुआ है, बड़ा ही बेहतरीन विकास हो रहा है। हम लोग पुनः पीछे की ओर जा रहे हैं। रह गई बात समय की, तो समय में भी कुछ परिवर्तन किया जाएगा। ऐसा नहीं है जो पुनः हम लोग 1950 वाले 52 वाले दिनों की ओर लौट जाए। फिर जो है तो अभी मान लीजिए एक देश एक चुनाव होती है, तो अभी जो 2025 में चुनाव हो रही है, 2026 में चुनाव होगी, 2024 में चुनाव होगी, 2027 में चुनाव होगी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ये है जो 5 साल के लिए चुना जाता है। किसी भी मुख्यमंत्री को किसी भी राज्य के जो चुनाव होती है विधानसभा, कितना अमेंडमेंट किया जाएगा, कितना ये किया जाएगा, तब उसके बाद वो लागू होगी। लागू होने के बाद भी 2-4 टर्म चलेगी, पुनः 1967 वाला बात आके लागू हो जाएगा। इससे अच्छा है जैसे चल रहा है हमारा देश, भारत को नहीं बना है, विकासशील भारत जो है वह विकास की राह पर चल रहा है, यह चलते रहे। एक देश और एक चुनाव के फेर में एक ही राजनीतिक दल का दबदबा होगा जो पूर्व में भी होते आ रहा है। जिसका केंद्र में होगा उसी का राज्य में होगा, जिसका भी हो। हम किसी का समर्थन और विरोध में बात नहीं कर। ऐसा नहीं है जो अभी केंद्र में बैठे हुए उनके समर्थन में है। जो कुर्सी पकड़ लेगा एक जगह केंद्र में, वो राज्य में भी ऑटोमेटिक लोग हो जाएंगे। मीडिया वाले के माध्यम से सुन रहे थे, जो 70% लोगों के दिमाग में यह रहता है जो केंद्र में है उसी को राज्य में दे दो, और ये 3 महीना तक चलता है। 3 महीना तक चलता है जो भैया अच्छा शासन है दे दो। 1967, 1962, 1952, 1957 हम लोगों ने देखा, सुना।
ये सब देखते हुए जरा सोचिए, अगर मान लीजिए लोकसभा चुनाव भंग हो गई, उस स्थिति में क्या होगा? क्या पूरे देश में चुनाव होगी? ये सब देखते हुए हम पर्सनली वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव जो है, इसका हम विरोध करते हैं। पहले दिन बंद नाम दीजिए अपने बातों को, और भी आपके साथी हैं। चलिए मुजफ्फरपुर से काशीलाल शर्मा जी। मैं काशीलाल शर्मा, मुजफ्फरपुर। मैं आज जो चर्चा और बहस का विषय रखा गया है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती पर, और ये ऑर्गेनाइज किया गया है परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेज इलाहाबाद, जिसके ये श्री हर्ष बिहारी सर के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया है। हम इस चर्चा बहस में सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आप लोग के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि हमको भी दो शब्द कहने का मौका दिया गया। यहाँ जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन के विरुद्ध में मैं अपना पक्ष रखने जा रहा हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन जो ये भूतपूर्व ये राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में हायर लेवल कमेटी का जो गठित हुई है, उनके द्वारा जो रिपोर्ट सौंपा गया कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराई जाए और स्थानीय निकाय जो पंचायत चुनाव हो गया, नगर निगम हो गया, नगर परिषद, उसका चुनाव 100 दिन के बाद कराई जाए। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब हम समझते हैं या आप लोग भी समझते हैं कि जनता एक बार जाकर वोट दे और वोट देने के बाद उस इलेक्शन से 5 साल के लिए स्वतंत्र हो जाए, फ्री हो जाए। लेकिन यहाँ बात कही जा रही है वन इलेक्शन और वन नेशन का, परंतु बात हो रही है वन नेशन और 2 इलेक्शन की बात हो गई। जब चुनाव लोकसभा और विधानसभा का एक साथ हो सकता है तो फिर स्थानीय निकाय का क्यों नहीं होगा? उसके साथ भी जब कराई जाएगी तभी माना जाएगा कि वन इलेक्शन वन नेशन की बात हो रही है। यदि स्थानीय निकाय, नगर परिषद, नगर पंचायत स्तर का चुनाव लोकसभा विधानसभा के साथ नहीं कराया जाता है तो हमारे ओपिनियन में ये बात स्पष्ट है कि ये जो रिपोर्ट दिया गया है वो गलत रिपोर्ट है और ये वन नेशन वन राष्ट्र की बात नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात नहीं कही जा रही है। और इसमें जो लोकसभा जो विधानसभा का जो चुनाव ये होता है वो ये जब एक साथ होगा तो साथ साथ ये इसके अतिरिक्त और भी एक बात आती है, ये मतलब विधान परिषद का भी होता है जिसमें जनता अच्छी तरह से भाग लेती है। जो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी हो गया, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हो गया, इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं कि इसका इलेक्शन कब कराया जाए, नगर पंचायत के पहले कराया जाए या बाद में कराया जाए, जिसमें एक कमिश्नरी में एक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र होता है और एक ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी होता है, जिसमें 4-5 जिलों के मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें कई एक लोकसभा हो सकते हैं, कई एक विधानसभा होते हैं। इसका कहीं कोई चर्चा नहीं है। और ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनका भी मतलब बहुत बड़ी संख्या में भाग लेते हैं, उसमें भी बहुत मतलब उस दिन काम धंधा नहीं होता है, सभी लोग इलेक्शन में ही भाग लेते रहते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो मतलब बेमानी हो जाती है। यहीं पर यहाँ बात आ जाती है कि जो सरकार जो ये लाई है उनके पीछे एक मानसा है, उनकी क्या मानसा है यहाँ ये डिबेट करने का मौका नहीं है। यदि हम लोग को जो है ये आर्टिकल 1 कहता है वन इलेक्शन, ये भारत राष्ट्रों का ये संघ है, यदि भारत राज्यों का संघ है, वो भारत से राज्य को अलग नहीं किया जा सकता। और वन इलेक्शन वन नेशन एक बार ये होता है तो उसे ये फेडरल स्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा मतलब कुठाराघात है, बहुत बड़ा हमला है ये जनतंत्र पर। और जहाँ तक ये बात आती है, जैसे दीनबंधु जी ने कहा कि जब ये बड़ी पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं तो जो राष्ट्रीय मुद्दे ऊपर रहते हैं और क्षेत्रीय मुद्दे दब जाते हैं। तो क्या क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं क्या उनकी समस्या नहीं है? बिहार की अलग समस्या है, यूपी की अलग समस्या है, ये पंजाब की अलग समस्या है। तो उस स्थिति में होता क्या है कि राष्ट्रीय मुद्दे हावी होने के कारण जो है क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाते हैं और
और इस यहाँ जो है राज्य और केंद्र में टकराहट की भी बात हो जाती है। और इस तरह से मैं वन नेशन वन राष्ट्र का मैं विरोध करता हूँ। ये जनतंत्र के लिए ये अच्छा नहीं है। चलिए काशीलाल जी, बहुत अच्छा। देखिए, जो लोग के नाम बचे हुए ध्यान से सुन लें। रूबी रानी जी, विशाल कुमार वाराणसी, विक्रांत भटनागर और वीरेंद्र कुमार के अलावा और कोई छूट रहा है? चलिए, अब इसी क्रम में रूबी रानी जी। गुड मॉर्निंग सर एवं गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के दिन 2 अक्टूबर। रूबी रानी जी, गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड इवनिंग सर, फर्स्ट एक टाइम तो मिलते हैं। विरोध में भी है, ऊपर से सुबेरा सुबेरा ठीक कहाँ है सर। जाएगा आपका बिहार? नहीं, गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट मीटिंग में कह सकते हैं सर। अच्छा, तो फर्स्ट मीटिंग तो सेकंड है इस समय। चलिए। तो महात्मा गांधी की जन्म जयंती पे और भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को शत शत नमन। जैसे कि सभी ने एक राष्ट्र और एक चुनाव के फेवर में जो भी बातें कही हैं, मैं उनको फिर दोहराना नहीं चाहूँगी क्योंकि टाइम का वो किल होता है, इसलिए मैं अपना कुछ बातें संक्षेप में कहना चाहूँगी। और मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, अगेंस्ट में हूँ। हर राज्य की अपनी अलग अलग नीतियाँ और आवश्यकताएं हैं। यदि सभी चुनाव एक साथ होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दों का दबदबा अवश्य होगा और राज्य स्तर की समस्याओं की प्राथमिकता बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। भारत जैसे देश में एक साथ चुनाव करना न केवल तकनीकी और प्रशासनिक रूप से कठिन होगा, बल्कि इससे चुनाव प्रक्रिया में धांधली और भ्रष्टाचार की भी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही इसे लागू करने के लिए संविधान में कई संशोधन करने पड़ेंगे, जो कि जैसे कि इन्होंने कहा कि बहुत सारी व्यय कम हो जाएंगी, वो व्यय बढ़ ही जाएंगी। अभी अलग अलग समय पर होने वाले चुनाव जनता को नियमित रूप से अपने नेताओं और सरकारों से जवाबदेह रखते हैं। एक साथ चुनाव कराने से सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही कम हो जाएगी और यह भारत की लोकतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। भारत की राजनीति और सांस्कृतिक विविधता को भी ध्यान में रखते हुए अलग अलग समय पर चुनाव कराना अधिक व्यावहारिक है। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव पर पुनर्विचार की जरूरत है ताकि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की रक्षा हो सके। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा। वाराणसी से विशाल कुमार, मोबाइल सर, आज 2 अक्टूबर के इस पावन अवसर पर सर हम बहुत उत्साहित हैं और श्री बिहारी सर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिए। आज हम श्रीमान जी वन नेशन वन इलेक्शन के कुछ 5 नकारात्मक पहलुओं पर विचार डालना चाहते हैं, जिसका फर्स्ट क्रम है राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं और एक साथ चुनाव होगा तो वोटर्स के फैसलों पर प्रभाव पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 है श्रीमान जी, अगर चुनाव 5 साल में एक बार होगा तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी, जो लोकतंत्र के हित में नहीं है। लोकतंत्र चुनाव जीतने वाली पार्टियों को यह अक्सर डर होता है कि अगर हमने अच्छे कार्य नहीं किए तो विधानसभा चुनाव हारने का डर होता है, जो लोकतंत्र के हित में है। पॉइंट नंबर 4, सरकार भंग होने से पुनः चुनाव कराना होगा, इससे अनेक चुनाव कराने की स्थिति पैदा होगी। और जो सबसे अंत में लास्ट महत्वपूर्ण है, देश की संघवाद प्रणाली पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत में संघवाद की स्थानीय, राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के बीच सत्ता वितरण के रूप में देखा जाता है और मेरे विवेकानुसार श्रीमान जी इसको अभी लागू नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा। वीरेंद्र कुमार। Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. My name is वीरेंद्र। जैसे कि आज का जो टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन, तो आज मैं वन नेशन वन इलेक्शन के डिसएडवांटेज के बारे में बोलना चाहता हूँ, मीन्स कि मैं उसके अगेंस्ट में बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले जो मेरा पॉइंट है वो है फेडरलिज्म का वायलेशन। वन नेशन वन इलेक्शन से जो इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसका वायलेशन हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फर्स्ट आर्टिकल में कहा गया है कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स।
तो इस जो यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं उसके जगह पर अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन करवाते हैं तो कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर का वायलेशन होगा। सेकंड मेरा पॉइंट है लोकल इश्यूज का इग्नोरेंस। वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है तो जो नेशनल लेवल के इश्यूज होंगे वो डोमिनेट करेंगे और जो लोकल इश्यूज होंगे उसको दबा दिया जाएगा। तो और जो वोटर्स होते हैं वो नेशनल लीडर्स को देख के वोट करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप जो लोकल इश्यूज हैं उसको सही पूर्ण रूप से वो जनता के सामने आ नहीं पाएगा और वो दब सकता है। देन उसके बाद जो मेरा थर्ड जो पॉइंट है वो है लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। जहाँ पे लोकसभा और विधानसभा का एक साथ इलेक्शन कराने से एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस का फेस करना पड़ सकता है जैसे कि बूथ मैनेजिंग, वोट काउंटिंग, फोर्स अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्मूथ रूप से चल नहीं पाएगा और दिक्कत आ सकती है। मेरा जो फोर्थ पॉइंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज। क्योंकि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन लाते हैं तो हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें कई सारे चेंजेस करना पड़ सकता है, जैसे कि आर्टिकल 324, 356, 85, 172, 83 और भी कई है। मिनिमम आप ये समझिए कि कम से कम 10 इनको अमेंडमेंट करना पड़ सकता है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्सेस है और ये इजीली नहीं होगा और ये जो है जुडिशियल चैलेंजेस को भी ला सकता है। मेरा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का रिस्क। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टेट गवर्नमेंट जस्ट लोकसभा के बाद जो है वो डिसॉल्व किया जाता है, तो उस समय में उसको क्या करना होगा? क्या वो दोबारा से इलेक्शन होगा या फिर वहां पे जो है गवर्नेंस रूल जो है वो इम्पोज किया जाएगा? तो इसका भी अभी तक जो है कोई सटीक जो रास्ता नहीं निकला है, तो कहीं ना कहीं ये एक डिसएडवांटेज में आता है। देन उसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा वो है रीजनल पार्टीज का इंटरेस्ट को खतरा। जो रीजनल पार्टीज हैं उसको जो है उसके इंटरेस्ट को खतरा हो सकता है, क्योंकि जब वन नेशन वन इलेक्शन वोट एक साथ कराए जाएंगे तो जो वोटर्स हैं वो नेशनल लीडर को देख के ही वोट करेंगे और जो रीजनल पार्टी है वो अपने इश्यूज को जनता के सामने रिप्रेजेंट करने में सक्षम नहीं हो पाएगा पूर्ण तरीके से। तो ये भी जो है एक डिसएडवांटेज का पॉइंट है इसका। देन उसके आगे मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वोटर कंफ्यूजन। अगर हम एक साथ वोट कराते हैं तो क्या होगा? वोटर्स के सामने नेशनल लीडर और नेशनल कैंडिडेट और जो स्टेट कैंडिडेट है उसको सिलेक्शन में उसको समझने में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अलग अलग जब इलेक्शन होता है तो जो लोग होते हैं जो वो एक पर्टिकुलर इश्यू को जो है ना एड्रेस करते हैं, लेकिन जब कंबाइंड होगा तो वो एड्रेस भी नहीं कर पाएंगे इश्यूज को और जो है उनके साथ कंफ्यूजन होगा। क्योंकि इंडिया में तो कई बार ऐसा होता है कि जो जनता होते हैं उसको बताना पड़ता है कि इस पे वोट करना है, इस पे बटन दबाना है। आप बताइए, जब अलग से एक वोट होता है जब इतनी दिक्कत आती है, जब कंबाइंड होगा तो कहीं ना कहीं वोटर्स को दिक्कत आ सकती है इसके लिए। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मिड टर्म इलेक्शन का इश्यूज। मान लीजिए कि लोकसभा इलेक्शन के बाद कोई भी स्टेट किसी भी स्टेट के जो है टर्म में जो उसका गवर्नमेंट गिर जाता है, तो उस समय उसका क्या होगा? क्या फिर से इलेक्शन होगा या फिर वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा? तो ये भी कहीं ना कहीं जो है वो सही नहीं है। उसके बाद जो मेरा 9th पॉइंट है इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्टर्बेंस। क्योंकि इतने लेवल पे इतने बड़े स्केल पे जब इलेक्शन कराया जाएगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक और सोशल डिस्टर्बेंस तो जरूरी है, होना ही तय है। तो ये भी एक पॉइंट है। और लास्ट मेरा पॉइंट है इलेक्शन मशीनरी पर प्रेशर। क्योंकि जब एक साथ लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन होगा तो वहां पे इलेक्शन कमीशन और आर्म फोर्सेस पर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा और वो बिल्कुल सभी कंस्टिट्यूएंसी को प्रॉपर जो है
वो रिसोर्सेज प्राप्त कराने में उपलब्ध नहीं हो पाएगा। लास्ट में कंक्लूजन पे आता हूँ। ये वन नेशन वन राष्ट्र अगर आता है तो कहीं ना कहीं जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है कुछ कम हो सकता है, फाइनेंशियल जो लाभ दे सकता है गवर्नमेंट को या फिर स्टेट को, बट बाकी नहीं तो जितने भी इश्यूज मैंने यहाँ पे भी डिस्कस किया उन सभी को इफेक्ट करेगा। तो ये अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू होता है तो जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए उन सभी पे ध्यान से और सही से समझ के उसको लागू करना होगा। धन्यवाद। चलिए वीरेंद्र, चलिए भाई, बहुत धैर्य रखा विक्रांत जी आपने, क्योंकि आज जो हम लोग की रेलगाड़ी स्टार्ट हुई थी भारतीय बीरभान से, उसके आप जो है गार्ड हैं लास्ट बुक। चलिए लास्ट में हम लोग विक्रांत भटनागर जी के विचार को सुनते हैं। विक्रांत, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर मैं मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम तो सर आप जानते हैं, विक्रांत भटनागर। सर मैं वन नेशन वन इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग बात करना चाहता हूँ। सर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ने 1 सितंबर 2023 को सरकार ने माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और 14 मार्च 2024 को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया पर स्टडी करने के बाद सौंप दी, जिसमें सर मेरे कुछ 5-6 तर्क हैं जो केवल मेरे अपने तर्क हैं। पहला तर्क तो सर मेरा यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है, लेकिन ये तभी होता है जब संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो जाता है। जबकि यहाँ केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के चलते सभी राज्य सरकारों को 2029 में बर्खास्त करने की बात कर रही है, चाहे उनका कार्यकाल कितना ही समय, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल क्यों ना रहा हो, जो एक असंवैधानिक एवं अलोकतांत्रिक है। सर मेरा दूसरा तर्क यह है कि अभी सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति बरकरार है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है, अर्थात चुनाव 5 साल में एक ही बार होंगे, तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही भी कम हो जाएगी। जवाबदेही से तात्पर्य उत्तरदायित्व एवं परिवर्तन से है। उत्तरदायित्व से सरकार उसकी एजेंसियों सरकारी अधिकारियों द्वारा अपने निर्णयों और कार्यों के संबंध में जानकारी प्रदान करना और जनता एवं निरीक्षण निगरानी का कार्य करने वाली जवाबदेह सरकारों के समक्ष इन निर्णयों व कार्यों के औचित्य को प्रकट करना है। सर जबकि दूसरा परिवर्तन से तात्पर्य यह है कि जनता या जवाबदेही के लिए जिम्मेदार संस्थाएं उल्लंघनकर्ता पक्ष का अनुमोदन कर सकती हैं या उल्लंघनकारी व्यवहार का उपचार कर सकती हैं। अर्थात जवाबदेही की विभिन्न संस्थाएं इन दोनों चरणों में से किसी एक के लिए या दोनों चरणों के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। अगर लोकसभा 5 साल से पहले भंग हो जाती है, क्योंकि अभी तक सर 6 बार 5 साल से पहले भंग हो चुकी है, जबकि एक बार इसका कार्यकाल 10 माह से लिए बढ़ा दिया गया है। और सर मेरा अगला पॉइंट यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं, क्योंकि सर हमारे देश में 1993 एंड 1994 में 2 महत्वपूर्ण संशोधन 73वें और 74वें किए गए हैं, जिसमें 73वें संविधान संशोधन में भाग 9 में पंचायत राज्य जोड़ा गया था, जबकि 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 9A में नगर पालिका जोड़ा गया है, क्योंकि सर ये राज्य की अपनी इलेक्शन होते हैं। सर मेरा 5वां पॉइंट ये है कि जो मतदान सूची है वो एक ही बनानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अलग अलग हैं, जिसमें सर आर्टिकल 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन को शक्ति एवं जिम्मेदारी दी गई है। जो वोटर लिस्ट बनाता है वे लोकसभा और विधानसभा में वोट डालने वाली की लिस्ट बनाता है। और सर आर्टिकल 243 में स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई गई है, जिसमें वो पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में वोट डालने वालों की सूची बनाता है, जो राज्य सरकार खुद कराएगा। जबकि इसका मतलब ये होता है, अर्थात वह एक ही व्यक्ति जो लोकसभा एवं विधानसभा में वोट डालता है, वही व्यक्ति लोकल बॉडीज जिससे पंचायत नगर पालिका एक्स्ट्रा में वोट डालता है। तब वोटर लिस्ट बनाने के लिए 2 संस्थाएं काम क्यों करें, जबकि काम करने के लिए तो सर केवल एक ही संस्था काफी है। तो सर मेरा एक पॉइंट ये था। उसके बाद सर मैं सर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि जैसे कि वो बताया गया है कि भाई चुनावी रैलियां अत्यधिक होती हैं। सर अगर हम चुनावी रैलियों को कम करें और देश के प्रति कार्य करें, यानी कि सर हम वहाँ से समय बचाएं अपना, हम देश के प्रति कार्य करें। दूसरा सर ये कि खर्चे
खर्चे सर पहले भी अत्यधिक थे, अब भी अत्यधिक है। अब तो सर और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पहले जो ईवीएम मशीन थी, अब उससे 3 गुना ईवीएम मशीन की आवश्यकता है। जबकि जो सैन्य बल है, अर्धसैन्य बल है, या जो चुनाव करवाते हैं, उनकी जो संख्या है वो 1.5 करोड़ थी। अब सर हमारी 144 करोड़ आबादी में के लिए अत्यधिक उसकी आवश्यकता है। और सर आचार संहिता के लिए, कि आचार संहिता तो सर पहले भी लगती थी, अब भी लगेगी। अब भी सर 2 बार इलेक्शन होंगे। सर मुझे बस यही कहना था। चलिए, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। देखिए, आज आप लोगों ने, सब लोगों ने सर हमारा तो हुआ नहीं, सर हमारा तो हुआ भी नहीं। हो रही है क्या? इस बार तो सर नाम पुकारा जा रहा है ना कि किसका बचा है। सर हमारा बचा है। आपसे पूछा जा रहा है ना किसका नाम बचा है, तो क्या कर रही है? कैमरा बंद करके सो रही है? नहीं सर, सुन रहे थे इनके तर्क। बोला गया ना कि कौन बचा है, तो क्यों नहीं बोली आप? अच्छा सर, सॉरी। बोले सर अब? हाँ बोलिए, किधर बोलना है, पक्ष में कि विपक्ष में? विपक्ष में। चलिए बोलिए। माननीय मैं सबा चौधरी हापुड़ से। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विपक्ष के पक्ष में अपने कुछ विचार रखूंगी कि मान्यवर मेरे विपक्षियों की विस्फोटक दलील सुनने के बाद मुझे किशोर कुमार का एक गाना याद आता है कि तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि ये सारा जहां मिल गया। क्योंकि एक देश एक चुनाव को लेकर कुछ ऐसी ही धारणा रखते हैं, परंतु अध्यक्ष महोदय ये वह भूल जाते हैं कि जो योजना स्वयं में पूर्ण रूप से संवैधानिक है, जो योजना इस संविधान का संयुक्त रूप से मुख्य संरचना का खंडन करती है, और जो योजना जनता द्वारा चुने गए राजनेताओं की जनता ही के ही प्रति जवाबदेही का मजाक बनाकर फेंक देती है, तो वो योजना विकास नहीं केवल और केवल विनाश ला सकती है। अध्यक्ष महोदय, ये वही एक देश एक चुनाव है जो देश के प्रजातांत्रिक ढांचे को तार तार करता है। ये वही एक देश एक चुनाव है जो संविधान की नीतियों का तिरस्कार करता है, और ये वही एक देश एक चुनाव है जो आने वाली कई दशकों तक भारत में संभव ही नहीं दिखाई पड़ता। तो महाशय, जिस योजना का मानचित्र बनाना ही संभव न हो, तो वो योजना हमारे आने वाले भविष्य के लिए आवश्यक कैसे हो सकती है? परंतु अध्यक्ष महोदय, इस एक देश एक चुनाव से जुड़े हुए कुछ अहम प्रश्न है मेरे पास, जो मैं इस वाद विवाद प्रतियोगिता में आपकी अनुमति से उठाना चाहूंगी। सबसे पहला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350, जिसके अंतर्गत सूचित परिस्थितियों में अनुच्छेद 356, जिसके अंतर्गत सूचित परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन करने का प्रावधान है। एक देश एक चुनाव के कारण इस अनुच्छेद में लाया जाने वाला संशोधन इस अनुच्छेद की प्रशासनिक स्वतंत्रता का नाश कर देगा। तब क्या किया जाएगा? यदि पूरे देश में एक साथ एक चुनाव कराए जाने के कुछ समय बाद ही किसी राज्य में या केंद्र सरकार में गठबंधन टूटने या अविश्वास प्रस्ताव के कारण कोई सरकार गिर जाती है और अन्य कोई विपक्षी बहुमत साबित नहीं कर पाता, तब क्या किया जाएगा? तीसरा, दल बदल कानून अर्थात एंटी डिफेक्शन लॉ भारत के संविधान के अनुसूची 10 में दिए गए कानून के रास्ते से हटाकर साफ कर दिया जाएगा। तब क्या किया जाएगा? जिसके परिणाम स्वरूप खुलेआम विधायकों और सांसदों की खरीद चालू हो जाएगी। तब क्या किया जाएगा? चौथा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसूची 1 और अनुच्छेद 174 के अनुसूची 1 को हटाकर जब इस संविधान के मूलभूत आधार पर प्रहार किया जाएगा, तब क्या किया जाएगा? पांचवा प्रश्न, अंतिम, जब इस देश के 8 केंद्र शासित प्रदेशों 28 राज्यों और 543 निर्वाचन क्षेत्रों में अलग अलग धर्मों, जातियों, संप्रदायों, समुदायों के नाम पर कुल मिलाकर 2044 छोटे छोटे क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो इस देश की विविध संस्कृति का संरक्षण करते हैं, और उन छोटे छोटे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का भविष्य आखिरकार क्या होगा? अभी तो ये प्रश्न मुझे मजबूर करते हैं 2 जून 1995 में इस भारत की राजनीति पर लगे गैस हाउस कांड नामक कलंक को याद करने में, और ये प्रश्न मुझे मजबूर करते हैं और ये प्रश्न मुझे मजबूर करते हैं 17 अप्रैल 1949 को 13 महीनों में गिर जाने वाली अटल सत्ता को याद करने में, और ये प्रश्न मुझे विवश करते हैं
5 दिसंबर 2016 में तमिलनाडु में जब एक साल में 3 बार मुख्यमंत्री के बदल जाने से और महाशय अब मैं प्रश्न करना चाहूंगी मेरे बुद्धिजीवी विपक्षियों से कि इतना सब कुछ होने बिगड़ने उजड़ने के उपरांत मैं कैसे मान लूं कि एक देश एक चुनाव भारत के आने वाले बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक है। महाशय एक देश एक चुनाव को लागू करने की एक बहुत बड़ी कीमत इस देश को चुकानी पड़ेगी। जी हाँ अध्यक्ष महोदय, कीमत हमें चुकानी पड़ेगी इस संविधान के आधार की बर्बादी के रूप में, हमें कीमत चुकानी पड़ेगी लोकतंत्र के विसर्जन के रूप में, और महाशय कीमत तो हमें चुकानी ही पड़ेगी एक देश एक चुनाव से हटकर एक देश एक तानाशाह बनने के रूप में। और महाशय अटल बिहारी वाजपेयी अपने देश को परिभाषित करते हुए कहते थे कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, जिसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा और जिसका कण कण हमारे लिए शंकर है। और महाशय जिस देश की हम भक्ति करते हैं, जिस देश को हम मां मानते हैं, उस देश की हार हम सभी में से किसी को स्वीकार नहीं। और एक देश एक चुनाव जैसी योजना को भारत जैसे देश में लागू करना इस देश की सबसे बड़ी हार होगी। महाशय जब मेरे विपक्षी ये कहते हैं कि एक देश एक चुनाव को लागू करने से चुनावी खर्चों में कमी आएगी, तब शायद वो ये भूल जाते हैं कि चुनाव में होने वाला तो आम खर्चा सदैव समान ही रहेगा, अपितु जिस खर्चे की ये बात करते हैं वो काला धन है जो चुनावी पार्टियां अपने प्रचार में पानी की तरह बहाती हैं। इन सभी में कमी लाने के लिए भ्रष्टाचार में कमी और इलेक्शन फंडिंग में बदलाव लाने की आवश्यकता है, चुनावी प्रक्रिया की काया पलटने की नहीं। अध्यक्ष महोदय जब मेरे विपक्षी दल ये कहते हैं कि बार बार आचार संहिता के लागू हो जाने से जन कल्याण की योजनाएं नहीं लाई जाती, तब शायद वो ये भूल जाते हैं कि आचार संहिता कुछ महीनों के लिए लागू होती है, और जब उनकी सरकारें बचे हुए 4 साल 9 माह में कुछ ना कर सकी तो वो इन 3 महीनों में किस पाताल को आकाश में लाने की बात कर रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय जब मेरे विपक्षी एक देश चुनाव के समर्थन में स्वीडन, बेल्जियम और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों का उदाहरण देते हैं, तब शायद वो ये भूल जाते हैं कि इन देशों से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य 20 से ज्यादा राज्य अकेले भारत में। और महाशय इन सभी भूलों पर हार कर मैं ये कहने पर विवश हो जाती हूँ कि ऐशो तलब के दीवाने बेकार की बातें करते हैं, पायल के सुरों का इल्म नहीं, झनकार की बातें करते हैं, झनकार की बातें करते हैं। जय हिंद। देखिए आज आप लोगों ने बहुत अपना महत्वपूर्ण समय दिया, एक बहुत अच्छा डिबेट पर हम लोग ने सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और देखिए जिन लोगों ने ये बताया कि जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो अच्छा है, उनका भी तर्क बहुत अच्छा था। जिन लोगों ने विपक्ष पे बोला उन्होंने भी तर्क अच्छा दिया। आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि जैसे देखिए जब कैबिनेट का कोई डिसीजन होता है तो न तो कोई कानून बनता है, न तो उसकी कोई वैलिडिटी होती है, कुछ नहीं होता, वो एक फॉर्मल प्रपोजल होता है। अभी ये हाउस में लाया जाएगा और हाउस में ये दोनों हाउस में लाया जाएगा, लोकसभा राज्यसभा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए आर्टिकल 368 के पार्ट 3 में लाए, जो कल हमने क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था 8 बजे की। अभी ये दोनों हाउस से 2/3 से पास होगा, और इस समय आप जानते हैं रूलिंग पार्टी की जो मेजॉरिटी है वो 51% के लमसम है, और जो 2/3 होता है उसका मतलब होता है 67%, यानी कि जिनको हम लोगों ने चुनकर लोकसभा में भेजा है 51% तो रूलिंग पार्टी के रहेंगे ही, प्लस 67 म्यूट कर लीजिए अपना। क्या है, आवाज नहीं आ रही थी। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। अब आ रही। शुरू से नहीं आ रही थी? आ रही है सर, आ रही थी सर, थोड़ा धीमी आवाज हो गई थी। चलो ध्यान से सुनिए आप लोग। देखिए जब ये ऐसे बिल आते हैं हाउस में तो इसमें हम लोग को 2/3 यानी 67% मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। 67 का मतलब होता है प्रेजेंट के समय में, क्योंकि जो इस समय गवर्नमेंट है वो 51% पर रन कर रही है, तो
गवर्नमेंट को 16% और वोट चाहिए। तो 16% का मतलब ये होता है कि अपोजिशन के जो पार्टी के लीडर्स हैं उनका भी समर्थन चाहिए। तो चूँकि हमारे जो लोक प्रतिनिधि हैं जिनको हम लोगों ने चुनकर हाउस में भेजा है, उसमें 16% कम से कम विपक्षी का भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर हाउस पास कर देता है तो ये विधानसभाओं को भेजा जाएगा, और जो वर्तमान में विधानसभाएं हैं वो 30 है, 28 राज्यों में है और 2 केंद्र शासित प्रदेश में है। जो 30 विधानसभा है उसमें 16 विधानसभा की पॉजिटिव कंसर्न चाहिए। तो ये देखिए बहुत ही टेक्निकल है। अभी तो केवल एक प्रपोजल आया है, और अभी इसके हाउस में जब आएगा, हाउस में आप जानते हैं जब आता है तो इस पर बहस होती है, और बहस से बहुत सी बातें निखर कर सामने आती हैं। विधेयक में बहुत से संशोधन होने के चांसेस होते हैं, और इसके साथ साथ विधेयक का एक पूरा प्रारूप जो प्रोफार्मा होता है, जो अभी पक्ष वाले या विपक्ष में आप बोल रहे हैं, आपको कमियां लग रही है, किसी को अच्छा लग रहा है, जब विधेयक आता है तो चूंकि वो नंबरिंग करके आता है तो उसमें सारी बातें लिखी होती हैं। तब वो एक सामने हम लोग के सामने पिक्चर आएगा जब इसका बिल पेश होगा हाउस में, और उसके बाद इसके जो अच्छाई है या इसकी बुराई है वो उस पर और अच्छा हम अपना व्यूज़ दे सकते हैं। आज आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए ये जो आज आप लोग का विचार था ये यूट्यूब पर भेजा जाएगा, और चूँकि यूट्यूब एक ऐसा चैनल है जो पूरा विश्व देखता है, सभी लोग देखते हैं। आपका जो परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल है वो आप लोग जानते हैं कि इंडिया के अलावा इसको नेपाल में, पाकिस्तान में, इंग्लैंड में भी लोग देखते हैं। तो आप लोग की आवाज़ और भी देशों में जाएगी, इंडिया में भी जाएगी, राजनेता भी देखेंगे, तो पता चलेगा कि लॉ के जो स्टूडेंट हैं वो क्या चाहते हैं। क्योंकि देखिए समाज का जो सबसे बुद्धिजीवी वर्ग होता है, वो समाज का सबसे बुद्धिजीवी वर्ग होता है लॉ का, विधि का व्यक्ति, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो लॉ का स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेसर हो, जूरिस्टिक हो, क्योंकि वो लोग विधि की बारीकियों को जानते हैं। विधि की बारीकी में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इस एक्ट के, जो इस नाम है जो कॉन्सेप्ट आ रहा है के अगेंस्ट है, क्या इसके विरोध में है। तो बहुत खुशी की बात है। हम लोग फिर अगले किसी डिबेट में फिर से एक बार शामिल होंगे। टॉपिक बिल्कुल ज्वलंत रहेगा, लॉ से रिलेटेड रहेगा, और हम उन लोग से कहना चाहते हैं जो क्लास लेते हैं लेकिन डिबेट में भाग नहीं लिया। बहुत हमने समझाया था कि देखो सब लोग डिबेट में भाग लेना, लेकिन पता नहीं क्या उन्होंने डिबेट में नहीं क्लास से भाग ले लिया। हमारे समझ नहीं आता है कि आप बनना चाहते हो जज, आप बनना चाहते हो हायर जुडिशियल एचजेएस एडीजे, आप बनना चाहते हो एपीओ, जब 4 शब्द बोलना होता है तो आप भाग जाते हो। ये बहुत ही गलत परंपरा है। जब कभी ऐसा मौका मिले उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आपके विचार जब आप 20 लोग के सामने बोलते हैं तो अलग होता है, अकेले तो आप बहुत बोलते हैं। इसलिए जो लोग क्लास से जुड़े हुए हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि आपने हिस्सा न लेकर एक बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि को खोया है। आपके लिए यही अवसर है कि आगे जब कभी चांस मिले तो आप ज़रूर इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इससे आपके अंदर और निखार आएगा, आपके अंदर और आत्मबल बढ़ेगा, आप अपने विचार को बहुत अच्छी तरह दे पाएंगे। देखिए ये वीडियो जिसको हमने एक तरह से जजेस के रूप में सेलेक्ट किया है उनको भेजा जाएगा कल, और 1-2 दिन का हम समझते हैं संडे मंडे तक उनके व्यूज़ आ जाएंगे कि किसके सबसे अच्छे थे। हमारा भी विचार उसमें शामिल रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फेवर में और फर्स्ट सेकेंड थर्ड अगेंस्ट में आप लोग को बताया जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, और लास्ट में यही Thank कहना you, sir. चाहते हैं कि ज़रूर हिस्सा लिया करिए, ऐसी गलती मत करिएगा। वो लोग जो आज पर्दे के पीछे हैं, क्लास पे नहीं आते हैं लेकिन यहाँ नहीं आते, बहुत बड़ी गलती करते, क्योंकि ये तो आपका चैनल है, आपका क्लास है सर, आपके रोज़ तो आपसे बात होती है। अगर आप यहाँ पर भी नहीं बोल पाओगे, आप बताओ जब आप 6 लोगों का बोर्ड बैठेगा, 5 लोगों का बोर्ड बैठेगा एपीओ में, हायर जुडिशियल में, वहाँ पे कैसे बोलेंगे, कैसे आपकी आवाज़ निकली? और वहाँ तो सब के सब अननोन रहेंगे, जज साहब भी अननोन रहेंगे और जो प्रोफेसर रहेंगे वो भी अननोन रहेंगे,
और पब्लिक सर्विस कमीशन में जिसके चैम्बर में आपका इंटरव्यू होगा वो भी अननोन। चलिए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।